अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट हम नंबर थ्योरी देख रहे हैं। नंबर थ्योरी का ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम में कल हमने इसका कुछ ऐसा पढ़ा था, मैं उसे रिवाइज कर देता हूँ और इसको हम फर्दर लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमें ये कहा गया है कि अगर कोई दो इंटीजर हों और उन दो में से कोई एक नॉन ज़ीरो हो तो उनका कोई ना कोई कॉमन डिवाइज़र लाजमी होता है, और वो कॉमन डिवाइज़र सिर्फ और सिर्फ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होता है, और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र सिर्फ और सिर्फ एक होता है। इसके प्रूफ में इस थ्योरम में आपने ये कहा कि आपने लेट किया कि एस कोई सेट है, आपने ये लेट कर लिया कि एस कोई सेट है। अब सिर्फ एस जो सेट है ये पॉजिटिव सेट है, हमने ये कह दिया। इस सेट में जो एलिमेंट हैं उनकी शक्ल एम ए प्लस एन बी की सी है, जिनमें से ए बी इंटीजर हैं और एम और एन भी इंटीजर्स हैं। लेकिन ओवरऑल इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो एस के अंदर मौजूद एलिमेंट्स हैं इनमें ए बी या एन एम एन में कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल आंसर पॉजिटिव है। फिर हमने कहा कि इस सेट के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट मौजूद होगा जो इस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट होगा। जो इस एलिमेंट का सबसे छोटा, इस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट है, उसका नाम हमने डी रख लिया और हमने कह दिया कि डी इक्वल है ए एक्स प्लस बी वाई के। ये बात हमने कह दी कि डी इक्वल है ए एक्स प्लस बी वाई के। ऐसा क्यों कहा हमने? क्योंकि हमें पता है कि एम ए प्लस एन बी की जो शेप है जो आप देख रहे हैं उसी शेप का हमने डी भी चूज़ किया है। अब हमने कहा कि जो डी होगा वो पॉजिटिव होगा। डी क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि डी जो है एस से लिया हुआ है, तो एस चूँकि पॉजिटिव है तो डी एस का बच्चा है, एस का एलिमेंट है, तो सो डी भी पॉजिटिव होगा। दूसरी बात हमने कही कि डी जो है वो लेस देन इक्वल टू ए होगा। अच्छा, याद रखें कि डी लेस देन इक्वल टू ए इसलिए होगा क्योंकि डी कॉमन डिवाइज़र है ए और बी का, और डिवाइज़र हमेशा उस नंबर से जिसको डिवाइड करता है या छोटा होता है या उस नंबर के बराबर हो सकता है। ये बात आपने कही। फिर आपने डिवीजन एल्गोरिथम लगाया और कहा कि ए इज इक्वल टू डी क्यू डी प्लस आर। ये बात आपने कही। जब आपने ये कही तो फिर डी की कीमत आपने जो ऊपर चूज़ की हुई थी ये कीमत आपने डी की जगह पुट कर दी। जब डी की जगह ये कीमत पुट कर ली तो आपने लिख दिया क्यू ए एक्स प्लस बी वाई, ये ऊपर से दे के वैल्यू लिखी प्लस आर। अब नीचे जाके तो आपने यहाँ देखा कि उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वेशन आपकी ये बन गई। अब इसमें इस इक्वेशन में से आर इस साइड पे है, आर को आपने निकाल लिया, आर इधर आ गया, बाकी वैल्यू दूसरी साइड पे चली गई। अब इसमें जो ए कॉमन है वो ले लिया और बी को एज इट इज लिख दिया। अब ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस क्यू एक्स है, 1 माइनस क्यू एक्स को हमने ए लिख दिया और माइनस क्यू वाई को हमने बी लिख दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे पहुँच के हम कहते हैं कि जो आर है वो एस से बिलोंग करता है। आर किस से बिलोंग करता है? एस से बिलोंग करता है। अब यहाँ पे एक ख़ास बात याद रखिएगा कि आपको पता है कि जो डी हमने लिया था कॉमन डिवाइज़र है, वो किस से बिलोंग करता था? वो भी एस से बिलोंग करता था। अब कॉमन डिवाइज़र अगर एस सेट के अंदर, अगर एस सेट में आप देखें तो जो नंबर हमें दिए हुए होंगे एस में, सपोज एस के अंदर 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो उसमें से डी क्या होगा? 1 होगा, यानी कि सेट का सबसे छोटा एलिमेंट उन सब नंबरों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होगा। तो आपको पता है कि आर जो है रिमाइंडर को शो करता है। रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर कहते हैं वो कीमत जो बचती है। मिसाल मैंने आपको दी भी थी, बता भी देता हूँ दोबारा से, कि जैसे कि आपने 7 को 3 से डिवाइड किया, आपने 7 को 3 से डिवाइड किया, जब डिवाइड किया तो आंसर आया 6। अब यहाँ पे आपने क्या कैरी किया? 1। तो इसका मतलब है कि आर की कीमत 1 है, आर की कीमत 1 है। लेकिन अगर आप कोई एक सेट लें और उस सेट के अंदर एलिमेंट की तादाद कितनी हो, जैसे मेरे पास सेट है उसमें सपोज 5 और 6 पड़ा हुआ है, एक सेट है उसके अंदर 5 और 6 पड़ा हुआ है। अब इस सेट का जो छोटा एलिमेंट है उसको डी कहते हैं। अब छोटा एलिमेंट डी मीन 5 है, तो इसका मतलब है जब 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो आंसर रिमाइंडर 0 बचेगा। तो यहाँ हम कह रहे हैं विच इज़ ओनली पॉसिबल इफ आर इज इक्वल टू 0। जब आर इक्वल टू 0 है तो ऊपर जो इक्वेशन हमने चूज़ की थी, जो कि आप यहाँ देखें, ये जो इक्वेशन हमने ली है ए इज इक्वल टू क्यू डी प्लस आर, ये जो इक्वेशन है इसमें आर की जगह 0 रखा तो ए की वैल्यू निकली है क्यू डी। अब आपको पता है कि ए की वैल्यू क्या है? क्यू डी।
तो आपने कह दिया कि ए की वैल्यू क्या निकली क्यू डी, क्योंकि आर जो है रिमाइंडर जो है वो 0 हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये बात लिख सकते हैं कि ए के नीचे हम अब डी को लिख सकते हैं ए ओवर डी इक्वल टू क्यू, ए इज इक्वल टू डी, ए ओवर डी इक्वल टू क्यू। अब ए ओवर डी इक्वल टू क्यू जो हमने लिखा है ये इसको हम ऐसे नंबर थ्योरी में इस तरह लिखते हैं। अब ये हमने ए के लिहाज से बात की। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन यहाँ जहाँ से आपने शुरू किया था ए के लिहाज से था, अगर इसी को बी के लिहाज से हल करें तो जिस तरह इसका आंसर डी ओवर ए आया है, सिमिलरली दूसरे का आंसर डी ओवर बी आएगा। डी इसको ओवर नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते डी डिवाइड बी, डी डिवाइड बी आएगा। ये ऊपर डी डिवाइड ए निकला, नीचे हमने दोबारा निकाला नहीं, हमने सिमिलरली करके दूसरा स्टेप लिख दिया। यहाँ पहुँच गए। अब हम आते हैं एक नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं कि अब हम कह रहे हैं कि डी ए को भी डिवाइड कर रहा है और डी बी को भी डिवाइड कर रहा है। अब हमने एक नंबर लिया लेट सी, अब हमने ना ए की बात की ना बी की, एक नया नंबर लिया सी। अब हम कहते हैं वो सी जो नंबर है वो ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी कर रहा है। अगर सी जो है वो ए को भी डिवाइड कर रहा है, बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो देन इसका मतलब है कि सी जो है वो ए एक्स को भी डिवाइड करेगा और बी वाई को भी डिवाइड करेगा। इसकी एग्जांपल मैं डीपली पिछले लेक्चर में दे चुका हूँ। अगर आपको कोई इशू है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। तो देन हमें पता है कि अगर सी ए को डिवाइड कर रहा है, सी बी को डिवाइड कर रहा है, तो ए के साथ कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद बी सी उसको फर्दर डिवाइड करता रहेगा। अब हमने कहा अगर ये चीज डिवाइड हो रही है तो फिर ये तो डिवाइड होगी। अब याद रखें कि ऊपर वाली कीमत नीचे दोनों कीमतें एक जैसी हो तो ऊपर वाली कीमत को ऐड किया जा सकता है। तो ये हमने सी लिख दिया और ए एक्स प्लस बी वाई लिखा, तो हम कहते हैं सी इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो अब ये की चीज क्या है, ये है ए एक्स प्लस बी वाई। ए एक्स प्लस बी वाई क्या चीज है, डी है। तो यहाँ से क्या निकला कि सी डी को डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे एक बड़ी बुरी बात हो गई है। बात ये हुई है कि देखें हमने कहा कि डी जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है। अब स्मॉलेस्ट और सी जो है यानी डी एक कॉमन डिवाइजर है और किसका, ए और बी का, और सी जो है ना वो डी का भी डिवाइजर निकला। अब कहते हैं हम since D satisfy all the condition of definition of GCD, therefore AB equal to D। अब ये कैसे पता चला कि C जो है D जो है वो all condition of greatest common divisor की satisfy कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि जब आप लोग greatest common divisor और एक होता है common divisor वो होता है जैसे कि आपको दिया हो यहाँ पे एक नंबर 10, आपको जब 10 दिया हुआ है और दूसरा नंबर आपको दिया हुआ है 20। अब स्टूडेंट एक 10 और 20 दे दिया जाए तो आपको पता है कि 10 और 20 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 10 है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 10 है। तो आप मिसाल लें तो यहाँ ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू जो है वो 10 है, डी की वैल्यू जो है वो भी 10 है। तो अब आपने ये देखा कि तीनों की वैल्यू 10 है, लेकिन एक नंबर ले लेते हैं सी जिसकी कीमत 5 है। तो अब 5 क्या है, ये कॉमन डिवाइजर है और डी क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। किसका, 10 और 20 का। तो आप याद रखें कि दो लफ्ज होते हैं, एक होता है कॉमन डिवाइजर और एक होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जो कॉमन डिवाइजर होता है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को डिवाइड कर रहा होता है। तो यहाँ से ये पता चला कि ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर चूंकि फर्दर किसी और नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो ये अब हमने शो करना है, यहाँ तक ये बात शो हुई है कि ए बी का कॉमन डिवाइजर डी है। अब हम बात शो करना चाहते हैं यूनिकनेस। यूनिकनेस का मतलब होता है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर सिर्फ एक ही है, दो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर नहीं है। वैसे कॉमन डिवाइजर बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यूनिक होता है। अब स्टूडेंट आपको पता है मैथमेटिक्स का ये रूल होता है, ये असूल है कि आप लोग जब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो होता है वो जो ऐसी कोई बात प्रूव करनी पड़े तो आप बिल्कुल उसके अपोजिट लेते हैं। यानी कि हम कहते हैं कि फर्ज किया कि वाकई दो कॉमन डिवाइजर हैं, कौन से, सॉरी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हैं, और हमने शो करना है बाद में ये दो नहीं एक ही है। तो इस चीज को कहते हैं यूनिकनेस। मैं इससे आगे जो है थोड़ा ज्यादा तफसील से बताऊंगा, इसलिए कि आपने इससे आगे नहीं पढ़ा है। तो सपोज दैट D1 एंड D2 इफ पॉसिबल GCDs ऑफ A एंड B। अब हम कहते हैं कि फर्ज किया A और B के एक नहीं दो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हैं, एक का नाम D1 है दूसरे का D2 है। इफ D1 इज GCD देन बाय डेफिनेशन, अब देखें
याद रखें कि अगर आप कह रहे हैं D1 D2 दो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हैं ए बी के, अब हमने पहले कहा कि अगर D1 जो है ना वो कॉमन डिवाइजर है ए बी का, तो जो क्या है D1, तो इसका मतलब है कि D2 उसको डिवाइड कर रहा होगा। ये लाइन आपको अच्छे से समझनी है। देखिए मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि एक नंबर 20 है और दूसरा नंबर जो है वो मेरे पास दिया हुआ है 10। अब इन नंबरों में कोई कहता है कि इसका कॉमन डिवाइजर बताओ, तो आपने जवाब दिया कि कॉमन डिवाइजर तो बहुत सारे हैं लेकिन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इनका 10 है। अब स्टूडेंट यहाँ पे अब ऊपर हमने पढ़ा था कि जैसे ये नंबर अगर आपका A है, ये नंबर आपका B है और ये वाला नंबर जो है ना ये आपका D है, तो आपको पता है जो D है वो A और B दोनों को डिवाइड कर रहा है। लेकिन D के अलावा एक और नंबर आपने पढ़ा C, जैसे कि हमने C2 ले लें, तो 2 जो है उसमें ये खूबी है कि 2 D को भी डिवाइड कर रहा है। 2 किसको डिवाइड कर रहा है? D को भी। D मीन कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को कॉमन डिवाइजर डिवाइड कर रहा होता है, तो इसका मतलब है कि 2 कॉमन डिवाइजर है। इस लाइन में ये लिखा हुआ है कि इफ D1 इज GCD देन बाय डेफिनेशन, यानी कि अगर D1 ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा तो इसका मतलब है कि D2 जो होगा वो हाली कॉमन डिवाइजर होगा। तो इसलिए हमने कहा कि D2 D1 को डिवाइड कर रहा होगा, क्योंकि D1 ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है और D2 हाली कॉमन डिवाइजर है, इसलिए हमने ये लाइन लिखी है। अब स्टूडेंट हम कहते हैं दिस इंप्लाइज दैट D2 जो है वो छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है D1 के। क्यों? आपको पता है जो ऊपर वैल्यू लिखी होती है, यानी D1 ऊपर है D2 नीचे है, तो ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो सकती है या बराबर हो सकती है नीचे वाली वैल्यू के। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बनी। अब स्टूडेंट हम लिखते हैं सिमिलरली D2 इज GCD देन बाय डेफिनेशन। ऊपर हमने कहा अगर D1 ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है तो ऐसा होगा, लेकिन अगर D2 ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हुआ तो फिर इसका मतलब है कि D1 जो है वो कॉमन डिवाइजर होगा, यानी फिर कंडीशन ये बनेगी D1 ओवर D2। ओवर मैं गलत पढ़ लेता हूँ, इसे पढ़ना है D1 डिवाइड D2। क्यों हमने कहा अब D2 ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो होता है वो ऊपर आता है और D1 आप खाली कॉमन डिवाइजर बन गया। इससे ये लाइन निकली कि D1 छोटा है या बराबर है D2 के। अब ये दोनों इक्वेशन नंबर 2 और 3 एक दूसरे को बिल्कुल अपोजिट हैं। एक कह रहा है D2 छोटा है D1 से, दूसरा कह रहा है D1 छोटा है D2 से। तो इनमें दो स्टेटमेंट है, इसका मतलब है ये दोनों छोटे नहीं हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। तो इससे प्रूव हुआ कि D1 और D2 जो हमने ऊपर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर लिए थे ये दो नहीं सिर्फ एक है। तो इसको कहते हैं यूनिकनेस प्रॉपर्टीज की। तो स्टूडेंट ये आपका थ्योरम था, इसका आपने प्रूफ देखा, तो इसके साथ ये जो है हमारे पास इस टॉपिक का क्लोज हुआ। इसके रेलिवेंट को क्वेश्चन हुआ तो आप जरूर पूछिएगा। अभी हम आते हैं हमारे पास जो है इस जो मेरे पास नोट्स में आपको बता रहा हूँ उनके लिहाज से लेक्चर नंबर 3 है ये, और ये कि वैसे जो ओवरऑल है ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। 3 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे कुछ इन नोट से हट के कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मौजूद हैं। इसमें मैं कुछ की पॉइंट आपको बता दूं, वो आपने जहन में रखना है। तो सबसे पहले है लेक्चर नंबर 3, रिमार्क्स में देखें इफ ए बी इक्वल टू डी देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एक्स वाई सच दैट ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू डी। अब ये वाली लाइन अच्छे से आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, मैं समझा देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ए और बी का जो कॉमन डिवाइजर है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो डी है। ए और बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है? डी है। डी मतलब यानी कि ए और बी क्या है? कोई दो नंबर हैं और डी उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। अब मैं मिसाल दूं आपको कि यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास, सपोज मैं बार बार एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ और लिख लेता हूँ। यहाँ 5 है और यहाँ पे एक नंबर है मेरे पास जैसे 25, मेरे पास दो नंबर हैं। अब मुझे कोई बता सकता है कि क्या 5 और 25 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है? तो आपका जरूर आंसर होगा कि ये अगर ए है और ये नंबर अगर बी है तो ए और बी का जो कॉमन डिवाइजर होगा उसका नाम होगा डी। क्या नाम होगा उसका? डी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डी। अब मुझे बताइए कि ए की वैल्यू कितनी है? 5, बी की वैल्यू 25 और डी की वैल्यू क्या निकलेगी? 5 निकलेगी। डी की वैल्यू क्या निकलेगी? 5। अब स्टूडेंट कि डी की वैल्यू 5 है, ये तो आपको पता चल गया। अब स्टूडेंट समझने की बात है कि देखें डी जो है यानी 5 जो है 5 को डिवाइड कर रहा है और 5 जो है 25 को डिवाइड कर रहा है। अब देखें स्टूडेंट, अगर मैं इस 5 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दूं, लेट्स सपोज मैं अगर 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 5 की जगह 10 आ जाएगा।
क्या आ जाएगा, अगर मैं 5 यानी a के साथ अगर मैं कोई नंबर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये नंबर जो a की कीमत होगी वो ज्यादा हो जाएगी। जब वो ज्यादा हो जाएगी तो वो जो ज्यादा वैल्यू होगी उसको d फिर भी डिवाइड कर रहा होगा। मिसाल मैंने आपको दी कि अगर 5 के साथ आप 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10 बन जाएगा। 10 को चूंकि d की वैल्यू कितनी है 5 है, तो इसका मतलब है जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है जिन उनको साथ मल्टीप्लाई करने से वो वहां मौजूद रहता है। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि मैं यहाँ मिसाल दे रहा हूँ, जैसे 5 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया 2 को 5 मल्टीप्लाई बाई 2 करूं और प्लस कर दूं मैं यहाँ पे 25 ये आपको दिखाई दे रहा है 25 और मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं सपोज 3 को। तो अब स्टूडेंट ये करके मैं d मुझे पता है d की वैल्यू कितनी है 5 है, अगर 5 से डिवाइड करूं तो ये फिर भी डिवाइड होगा। तो अब ये लाइन हमने यही लिखी है कि a के साथ x b के साथ y मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल टू क्या आएगा, d के इक्वल आएगा। यानी हर नंबर इनके साथ को मल्टीप्लाई करके हम उसे इक्वल टू d कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है यहाँ ये जो है ना ये इससे थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, डिफरेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है कि यानी कि आपके पास जब भी कोई दो नंबर होते हैं उनको किसी तीसरे नंबर के बराबर इस तरीके से लाया जा सकता है। ठीक है, यानी इसमें ये इसको डिवाइड करता है, यानी ax और b उसके साथ हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो d की बात की गई है ये थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग में आया है। ये जो रिमार्क्स है इसको मैं फर्दर जो है जब मैं आपको लिख के बताऊंगा कुछ में तो ये चीजें आपको ये मैं वहां पे क्लियर करवाऊंगा, क्योंकि मैं आगे जाना चाह रहा हूँ। इसके ऊपर शायद 10 मिनट लग जाएं तो पेज पे लिखूंगा तो कम टाइम लगेगा इस बात को समझाने में। अब यहाँ पे है स्टूडेंट को प्राइम इंटीजर और रिलेटिवली प्राइम इंटीजर। तो मैं पूछूं आपसे को प्राइम इंटीजर क्या होता है, रिलेटिवली प्राइम इंटीजर क्या होता है, तो आप ये याद रखना कि ये बेसिकली ये है कि जैसे a b इक्वल टू 1 है, मिसाल लें देखें 4 और 9 का क्या कॉमन डिवाइजर है 1 है, यानी कि कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 4 और 9 को एक ही दफा में डिवाइड कर सके। तो ऐसे नंबर जो होते हैं उनको कहते हैं हम लोग को प्राइम या उनको हम रिलेटिवली प्राइम इंटीजर कहते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है, यानी ऐसे नंबर जिनका कोई भी डिवाइजर नहीं होता सिवाय 1 के, कोई भी डिवाइजर नहीं होता सिवाय 1 के, कॉमन डिवाइजर नहीं होता सिवाय 1 के, उनको हम कहते हैं रिलेटिवली प्राइम इंटीजर। अब स्टूडेंट आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में यहाँ आ रहे हैं। आपने एक को समझना है ताकि मैं बाकियों को दिखा दूंगा, आपने सारे प्रैक्टिस कर लेने। देखिए फाइंड 4 9 तो इक्वल टू यहाँ पे आपको पूछा गया है व्हाट, यानी कि यहाँ क्या आना है। सबसे पहली बात यह कि स्टूडेंट आपने इसके कुछ स्टेप हैं सॉल्व करने के। यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि सबसे पहले जब आपको कोई सवाल दिया होगा तो उसमें जो बड़ा नंबर होगा उसको आप ए कहा करें, जो छोटा नंबर होगा उसको बी कहेंगे। तो होप्स हो कि आपको पहले स्टेप भी समझ है। जब आपको कोई दो नंबर दिए होंगे, जो बड़ा नंबर होगा उसको ए कह दें, जो छोटा नंबर होगा उसे बी कह दें। फिर अगले स्टेप में उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखें। लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने का ये तरीका होता है, जो बड़ा नंबर होगा उसको आप दाईं साइड पे लिख लेना, इधर लिख लेना जो भी बड़ा होगा स्टेप नंबर 2 में। और फिर दूसरी साइड पे क्या करना, जो दूसरा नंबर होगा उसके साथ कोई चीज मल्टीप्लाई करके उसमें कुछ ऐड करना। जैसे आपको पता है कि ये इसकी कॉम्बिनेशन बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 1, इस शक्ल में बना लेना, ये बन गया। अब यहाँ से अगर आप गौर से देखो तो दिस इंप्लाइज दैट 4 9 का जो कॉमन डिवाइजर है वो 1 है। 4 9 का कॉमन डिवाइजर 1 है। ये पता कैसे चलता है, यहाँ से आपने इसे शो करना है, यानी 4 2 8 और 1 बचता है। ये आप बहुत सारे क्वेश्चन नीचे जाके आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इन लाइनों की समझ आती रहेगी। अब नीचे जाएं तो ये फिर उसके बाद यहाँ पहुंचने के बाद आपने ये करना है कि 4 के साथ x लिख दें, 9 के साथ y लिख दें, इक्वल टू 1 लिख दें प्लस डाल के, यानी इस लाइन के बाद स्टेप नंबर 3 में आप यहाँ पहुंच गए। अब स्टूडेंट आप क्या करेंगे, यहाँ से 1 इधर ही रहने दें, 9 इधर रहने दें और -4 × 2 ये हम बेसिकली यहाँ से ही कर रहे हैं। यहाँ से आप 1 की वैल्यू निकाल लें, ये निकली है। यहाँ से जब 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास बना है 1। अब 9 के साथ कोई ना कोई चीज तो मल्टीप्लाई होगी, तो हमने 1 रख लिया और 4 × -2 कर लिया। अब यहाँ से x की वैल्यू 1 निकली, y की वैल्यू -2 निकली। अब आपने ये ऊपर जो बात लिखी थी, जो यहाँ पे ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब मैं एक और एग्जांपल से ये बात मजीद आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आपको ये अंडरस्टैंड नहीं हुई होगी एग्जांपल, इसलिए। तो आप देखें, सबसे पहले देखें ये नंबर हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन ये है -9 और 4
ये इक्वल टू 4 जो है ना, ये ठीक नहीं है, यहाँ पे 4 नहीं दिया होना चाहिए। -9 और 4 का कॉमन डिवाइजर 4 तो नहीं होता। मरल चलें, ये हमारे पास आ गया -9 और 4। अब स्टूडेंट आपने नहीं, ये जो है ना, ये थोड़ा सा इसमें मुझे गड़बड़ लग रही है। मैं नीचे वाले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। यहाँ पे ये है, इस एग्जाम्पल को देखें। इसमें देखें स्टूडेंट, एक ए है, 5 है, बी सॉरी जो बड़ा नंबर होता है उसको ए कहा करते हैं। ए की वैल्यू कितनी होगी 12, बी की वैल्यू 5 हो गई। ये लाइन आपको समझ है। अब इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया। लीनियर कॉम्बिनेशन में तरीकाकार ये होता है कि जो बड़ा नंबर है इधर लिख ले, छोटे नंबर के साथ यानी बी के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई होगा तो ऐड करें तो बनेगा। आपने इसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, ठीक है। अगर आपको इसकी समझ ना हो तो आप ऐसे रफ में कर लिया करें इस तरीके से। 12 अंदर रख लें, 5 से उसे डिवाइड करें, जो आंसर आता है 2, यहाँ पे क्या 10 बना और यहाँ पे 2 बचा। तो इस लाइन को आप ऐसे लिख देना, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी ये लाइन लिख दी 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आप समझ गए होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और फिर साथ में क्या लिखोगे, प्लस डाल के फिर लिख देंगे 2। क्या लिखा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2, ये लिखा। और ये इक्वल टू क्या है हमारे पास 12, ये इक्वल टू 12 है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 जो है ये इक्वल टू 12 है। ये आप इधर से अगर आपको नहीं बनता तो आप इस तरह बना लिया करें, क्योंकि आप ये छोटी क्लासों में भी ये करते रहे। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको पता है here a is equal to 5, b is equal to 2। अब ये क्या कैसे बदल गया, यानी कि हमारे पास है, इसको हमने चेंज किया। ऊपर a की वैल्यू 12 थी, b की वैल्यू 5 थी, और यहाँ पे हमने a की वैल्यू 5 रख ली और b की वैल्यू 2। अब याद रखिएगा, यहाँ पे पहुंचने के बाद जब आपका स्टेप हो जाता है तो यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू होती है उसको 1 कह दें, जैसे 5 है, और छोटी वैल्यू को 2 कहते हैं। इस 2 की बात करें, उसको छोड़ दें। अब यहाँ पहुंचने के बाद आप दोबारा वही काम करें, यानी 5 को अंदर रख लें, अगले स्टेप में 5 यहाँ रख लें, डिवाइड करें 2 के साथ। अब जब आप इसे 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो यहाँ आपको पता है क्या आएगा 2, तो फिर 2 2 4 और यहाँ पे 4 आ जाएगा और बचेगा 1। आपको इसको लिखने का तरीका पता है, ऐसे लिख ले। अब आपका बचा है 5 12 का रिमाइंडर 1, यानी ये प्रोसेस अगर वहां पे खत्म ना हो, उसमें रिमाइंडर अगर 1 ना आया हो तो आप फर्दर उसको आगे चलाएंगे। इस तरह बना। अब स्टूडेंट आपने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है। लीनियर कॉम्बिनेशन में आपने ये बना लिया, इसको देख के 12x प्लस 5y इक्वल टू 1 ये लिख लिया। अब आपने ये वाली जो लाइन है यहाँ से, ये ऊपर यहाँ लिखा होता है, पहले ही हमने इस लाइन से इसमें से 1 की वैल्यू निकाल ली। ये जो लाइन है इससे 1 की वैल्यू निकाली, ये निकली। अब हमने इसे 1 ऐसे ही रहने दिया, 5 ऐसे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 था। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 जो है, इसमें एक वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके आते होते हैं, यानी बैक जाते हैं, यानी 2 स्टेप किए उन्होंने, तो यहाँ से 2 की वैल्यू निकाली, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट की हुई है, इसे सिंप्लीफाई किया और x की वैल्यू, फिर से हमने x और y की वैल्यू कैलकुलेट की है। अब इसी एग्जाम्पल की खातर, यानी इसको समझाने के लिए मुझे एक और आपको देनी पड़ेगी एग्जाम्पल, ताकि ये हो कि आपको इसकी कुछ तक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, कुछ तक नहीं। तो इसलिए फिर देखें स्टूडेंट, आप मुझे बताएं पहले स्टेप में यहाँ a क्या है, b क्या है। तो a 13 है, b 6 है। क्यों? क्योंकि a बड़ा आता है, b छोटा। नंबर 2, फिर आप क्या करेंगे, 13 को अंदर रख लें और अगले स्टेप में और डिवाइड कर दें किससे, 6 से। तो 6 2 13 आ गया। अब जब ये 13 आ गया, सॉरी 6 2 12 आया, कैरी किया 1। अब आपको पता है कि आप लिख सकते हैं 13 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 1, ये लाइन लिख ली। अब यहाँ से आपने लिख लिया 13 और 6 का कॉमन डिवाइजर 1 है, ठीक है, जो रिमाइंडर है वो 1 है। अब हमने इसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना होता है इस लाइन को। अगला स्टेप, यानी पहला स्टेप ए बी की वैल्यू, स्टेप नंबर 2 में यहाँ तक पहुंचाना, स्टेप नंबर 3 में जो यहाँ पे वैल्यू दी होती है एक के साथ x लिख देते हैं, दूसरे का y इक्वल टू 1। फिर आप ये करते हैं कि यहाँ से इस वैल्यू को नहीं छेड़ते, जो ऊपर वैल्यू दी होती है यहाँ पे उस इक्वेशन से 1 का जवाब निकाल लें। 1 का जवाब क्या निकलेगा, यहाँ से ये वैल्यू इधर उधर ले जाएं, यहाँ से 1 की वैल्यू ये निकली, ये निकली। अब यहाँ पे पहुंच गए 13, 6 इंटू 2 है। अब 13 के साथ ब्रैकेट में 1 लिख दिया और 6 के साथ 2, तो ये जो है ये हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन बना। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -2 है। होप्स हो गए इस तरह की जो एग्जांपल दी हुई हैं वो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, और इसके रेलिवेंट अगर कोई क्वेश्चन हुआ, ये मैं सारी एग्जांपल्स आपको दिखा रहा हूँ। आपको अगर कहीं पे रुकना हुआ आप वीडियो को वहीं रोकें, और ये क्वेश्चन जो है ना आपको जो दिए गए हैं जितने भी हैं 59, 11,
इन सब के इस तरह के लीनियर कॉम्बिनेशन की जो ऊपर सवाल दिए हुए हैं इसकी प्रैक्टिस करें, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे पास जो अभी मैं नोट्स आपको ये दिखा रहा हूँ, आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये इसके पेज की तादाद 71 है, जो कि आपके सिलेबस में मतलब इसका हाफ पार्ट कंप्लीट होता है और हाफ जो है हम डिफरेंट वे से करेंगे। लेक्चर नंबर 4 जो होगा हम आगे डिस्कस करेंगे, उससे प्रीवियस जो एग्जांपल्स दी हुई हैं सारी आपने प्रैक्टिस में लानी है। थैंक यू वेरी मच।